देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है और उससे पहले ये एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है। अब श्रीलंका और पाकिस्तान को भारत से ऊपर रखना हास्यप्रद है। क्यों हास्यप्रद है? क्योंकि अगर आप किसी की प्रसन्नता देखें कि वो खुश कितने रहते हैं, तो कैसे वो देश के लोग खुश रह सकते हैं जहां पर महंगाई अपनी चरम सीमा पर हो, जहां पर खाने पीने की चीजें मिल नहीं रही हो, जहां पर सरकार अनस्टेबल हो, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज हो नहीं, जो देश अपनी जरूरत का सामान आयात ना कर सकता हो, भला वो देश के लोग कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? तो पहली बात तो मैं इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सो कॉल्ड जो बोलते हैं, मैं इससे कतई एक अर्थशास्त्री होने के नीते सहमत नहीं हूं। बाकी इसको जो कैलकुलेट, और क्यों सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसको जो कैलकुलेट करने का तरीका है उस पर प्रश्न चिन्ह है। अब उन्होंने क्राइटेरिया क्या लिया? चलिए, क्राइटेरिया अगर आप किताबी भाषा में देखें तो क्राइटेरिया ऐसा लगता है कि ठीक है। पहला क्राइटेरिया होता है इनकम कितनी है, कि आम जनता की कितनी इनकम है। इनकम का मतलब इसमें जीडीपी आ गया और पर कैपिटा इनकम हो गई। ये पहला क्राइटेरिया जो ठीक लगता है, भाई आपके पास अगर 4 पैसे जेब में नहीं है तो आप कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया इसमें लिया जाता है ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट फैक्टर मतलब लोग एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं और लोग सरकार पर कितना विश्वास करते हैं, ये दूसरा क्राइटेरिया लिया जाता है। तीसरा क्राइटेरिया इसमें लिया जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि एक आम नागरिक की टोटल लाइफ कितनी है। वो 60 साल जीता है, 70 साल जीता है, 75 साल जीता है, 80 साल जीता है। तो अब तो भारत में भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70-75 पहुंच गई। आजादी के समय ये 60 के 55-60 होती थी, आज हम 70-75। मेडिकल एडवांसमेंट्स इतने हुए हैं कि भारत में भी अब 75 साल के आसपास आम लाइफ होना कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। तो ये तीसरा क्राइटेरिया है। उसके अलावा अगर आप चौथा क्राइटेरिया लें तो सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट का अर्थ होता है कि आपको सरकार की तरफ से कितनी सोशल सिक्योरिटी मिलती है, रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलता है, आपको मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती, सरकार की तरफ से आपको सोशल सपोर्ट क्या मिलती है। ये चौथा क्राइटेरिया होता है। पांचवा क्राइटेरिया, जो मुख्य क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं, पांचवा क्राइटेरिया होता है फ्रीडम, कि कितनी एक आम नागरिक को आजादी है अपने विचार व्यक्त करने की, अपने विचारों का आदान प्रदान करने की, सामाजिक तौर पर बोलने की। हम देखते हैं भारत में मेरे ख्याल जितनी आजादी है शायद कहीं नहीं होगी। यहां तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, यहां तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी कटाक्ष कर दिया जाता है और लोग सोचते नहीं बोलने से पहले। ये हो गई फ्रीडम। और उसके बाद जो अगला क्राइटेरिया होता है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब होता है कि लोग कितने उदार हृदय हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने आते हैं कि नहीं, कोई अगर मुसीबत में है तो क्या वो सामने आते हैं कि नहीं। अब यहां पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा इन 6 क्राइटेरिया। इसके अलावा क्राइटेरिया होता है कि करप्शन कितनी है, देश में भ्रष्टाचार कितना है। इसके अलावा हम देखें तो ओवरऑल जीडीपी की पोजीशन क्या है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सरकार द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे लोगों का कितना भरोसा है। अच्छा, इसके अलावा डेमोक्रेसी में कितना भरोसा है। जो एक जनतांत्रिक देश है, उस डेमोक्रेसी में तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाती है। तो अब देखिए, जो देश टॉप नंबर पर हैं, जो देश टॉप 5-6, 149 कंट्रीज का सर्वे किया गया, उसमें जो देश टॉप पे हैं उसमें फिनलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जो स्कैंडिनेवियन, उसके अलावा स्विट्जरलैंड है, लक्समबर्ग है। इन कंट्रीज को, तो इन सब देशों में आपने एक चीज अगर कॉमन देखें, और मैं ये 6 जो मापदंड हैं इन पे लूं, तो इन सब देशों की आबादी बहुत कम है। इसी कारण से पाकिस्तान और श्रीलंका को 2 कारणों से हमारे से ऊपर रखा गया। एक तो भारत के खिलाफ ये जो सर्वे किए जाते हैं, भारत के खिलाफ एक प्रकार का एजेंडा भी होता है, जहां भारत को इतना नीचे 125 नंबर पर रख दिया। 149 कंट्रीज में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को 125 नंबर पर रख देंगे तो ये भला भारतीयों को कैसे हजम हो जाएगा, सीधी सी बात है। दूसरा, श्रीलंका की आबादी दिल्ली के बराबर है, 2 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं। पाकिस्तान की आबादी उत्तर प्रदेश से कम है, उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। तो कम आबादी जब होती है तो देश के जो रिसोर्सेस होते हैं वो कम लोगों में बढ़ते हैं। भारत की नीचे जाने का कारण, अगर मैं इस इंडेक्स को लॉजिक से भी देखूं, उसका कारण है भारत की बड़ी आबादी। जो भारत 140 करोड़ की आबादी है, उसकी वजह से जो सीमित रिसोर्सेस हैं वो बहुत सारे लोगों में बढ़ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस कारण से भारत के लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। आप आम भारतीय से मिलेंगे तो यहां पर तो यह सिखाया जाता है कि आप मुसीबत में भी खुश रहिए। जो जिस देश में बच्चों को बचपन से यह शिक्षा दी जाती है कि हर हाल में प्रसन्न रहना है, जहां पर 10,000 की आमदनी वाला भी शायद उतनी ही चैन की नींद सोता है जितनी चैन की नींद एक हजारों करोड़ वाला इंडस्ट्रियलिस्ट शायद नहीं सो पाता हो, ऐसे देश को आप कहें कि वहां के लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं, वहां के लोग निराश रहते हैं, मैं कतई इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं। अर्थशास्त्र के पैमानों पर भी और सोशल पैमानों पर भी
ये मुझे लगता है देश के खिलाफ एजेंडा। पीछे हंगर इंडेक्स आई थी, हम सबने सुना था, उसमें भारत को नीचे दिखा दिया गया था। भारत की जब तरक्की बतानी होती है तो ये देश एक सपेरों का सांप दिखा के उसको ऊपर चढ़ता हुआ दिखाते हैं। भारत को शुरू से एक पिछड़ा हुआ देश दिखाया गया है। भारत को शुरू से एक ऐसा देश दिखाया गया है जहां केवल और गरीबी और कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूं भारत के खिलाफ एजेंडा है। और अगर हम लॉजिक से भी देखें तो कम आबादी वाले देशों को ज्यादा ऊपर इस इंडेक्स में रखा गया है। भारत के नीचे आने का कारण केवल और केवल उसकी बड़ी आबादी है। बाकी पाकिस्तान और श्रीलंका को हमसे ऊपर रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता। और अगर आप कोई ये समझना चाहे कि इंडेक्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इसमें एक डिस्टोपिया नाम का एक आर्टिफिशियल, एक इमेजिनरी देश खड़ा कर दिया जाता है। उस देश को दुनिया का सबसे खराब देश बता दिया जाता है और उसके सारे पैमाने नेगेटिव कर दिए जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके उस पैमानों से जोड़ जोड़ के हर देश को देखा जाता है, क्योंकि आप एक आइडियल देश को बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदमी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं होता, कोई उसकी लिमिट नहीं होती। तो इसलिए खराब से शुरू करके डिस्टोपिया नाम के देश से कंपेयर कर करके इसको देखा जाता है। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि कितने लोगों का सर्वे किया गया। आप सर्वे करते हैं ना, लोगों से पूछते हैं क्या आप खुश हैं, क्या आप ना खुश हैं, क्या आप खुश हैं, एक क्वेश्चनर दिया जाता है। तो क्या 140 करोड़ भारतीयों का सर्वे किया गया? छोड़िए 140, क्या 1 करोड़ लोगों का भी सर्वे किया गया? वो भी छोड़िए, क्या 1 लाख लोगों का सर्वे किया गया? तो आप कितने लोगों का सैंपल लेके सर्वे करके एक रिपोर्ट निकाल देते हैं, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि ये जो यूरोपियन कंट्री से छोटी मोटी एजेंसीज और एनजीओ अपनी अपनी रिपोर्ट निकाल देती हैं, साफ बताता है कि भारत को नीचा दिखाने का एजेंडा है। भारत की तरक्की, दुनिया के इस समय जो विकसित देश अपने आप को कहते हैं, जिनकी खुद अपनी हालत कोरोना के बाद खराब है, भारत उनसे अच्छा है, उनको 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 अंदर से एक अंग्रेजी में शब्द होता है हार्ट बर्न। उनके दिल में एक जलन होती है कि ये सपेरों का देश ये कैसे हमसे आगे निकल सकता है। ये मुझे लगता है उनका साफ साफ एजेंडा नजर आता है। आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने भारत को एक चमकता सितारा, ब्राइट स्पॉट बताया है, शाइनिंग स्टार बताया है। ऐसे देश को आप प्रसन्नता के इंडेक्स में अगर नीचे कर देंगे तो मुझे लग रहा है ये सर्वे करने की मेथोडोलॉजी पर, सर्वे करने के तौर तरीके पर और सर्वे करने वाले की मंशा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। सर, आपने जिक्र किया डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें एक फैक्टर के तौर पर काम करती है। तो पाकिस्तान जहाँ पे करप्शन सबसे बड़ा इशू है, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, श्रीलंका तंगहाल हो गया, वहाँ के राष्ट्रपति को लोगों ने दौड़ा दिया। तो आखिर उन दो देशों को ऊपर रखकर क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे देश हैं जो भारत की खुशी से जलते हैं और उसी की वजह से ये इस तरह की रिपोर्ट बनाई गई? जी हाँ, बिल्कुल, ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है। अगर आप पाकिस्तान और श्रीलंका को भारत से ऊपर रखते हैं तो मैं अगर इसको दूसरे तरीके से बोलूं, मुझे लग रहा है अपने सर्वे पर वो खुद ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आज जो हालत है, पाकिस्तान के आवाम को हम मीडिया में देखते हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं, पाकिस्तान से जो रिपोर्टें आती हैं, वहां पर महंगाई इस समय 40-50% के बीच में, इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, खाने को वहां पर जरूरी सामान नहीं है, गेहूं वहां पर महंगा है, सब्जी वहां पर मिल नहीं रही है, पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं। श्रीलंका की हमने अभी साल पहले देखी क्या हालत हुई, अब जाके उसको आईएमएफ से कुछ बेल आउट मिला है, वो भी शर्तें लगा के। तो ऐसे देशों को अगर आप भारत से ऊपर रख देंगे और कहेंगे कि वहां का आम नागरिक हमसे ज्यादा खुश है, तो उन नागरिकों को हमारे सामने लाना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि हम यहां पर भारत से ज्यादा खुश हैं। मैंने तो पाकिस्तान के आवाम को ये कहते सुना है कि भारत इस समय हमसे कहीं ज्यादा आगे है, भारतीय हमसे कहीं ज्यादा फॉर्चुनेट है, लकी है, भाग्यशाली हैं। तो ऐसे जो जिस देश का आवाम ये बात बोल रहा है उसको आप सर्वे करके बता दें कि ये हमसे ऊपर है, मैं इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करता हूं। ये रिपोर्ट बेसलेस है, ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है, ये तथ्यों पर आधारित नहीं है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। और आप वैसे भी किसी की प्रसन्नता का आकलन, मैं समझता हूं कि आप सटीक तौर पे कभी नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति, जैसा कि मैंने बताया, 10,000 आमदनी वाला खुश है, 1 करोड़ आमदनी वाला दुखी है। बहुत कठिन है किसी की प्रसन्नता को एकदम से आकलन करके और उसको एक इंडेक्स फॉर्म में प्लॉट करके और रिपोर्ट निकाल देना। मैं कतई इस रिपोर्ट के तथ्यों से सहमत नहीं। यूक्रेन रूस के बीच लड़ाई हो रही है और यूक्रेन को भी वो हाँ, खुश बता रहे हैं। अब जिस देश में लड़ाई हो रही हो वहां के लोग मारे जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप जिस देश के लोग पलायन कर रहे हैं, जिस देश के करोड़ों लोग वहां से छोड़कर जा चुके हैं, शहर के शहर बर्बाद हो चुके हैं, वहां पर बिजली नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, लोगों के सिर पर छत नहीं है, उस देश के लोगों को आप कहते हैं कि हमसे ज्यादा प्रसन्न है। मुझे लग रहा है ये 2-3 चीजें तो इस रिपोर्ट में ऐसी हैं जो इन्होंने, एक अंग्रेजी में हिंदी में कहावत होती है, आ बैल मुझे मार, इन्होंने 2-3 चीजें ऐसी बता के
अपनी रिपोर्ट को खुद ही गलत साबित कर दिया है, और रिपोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, उस क्रेडिबिलिटी पे खुद ही इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। शायद अगर ये गलतियां ना करते, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूक्रेन, रशिया ऐसी गलतियां ना करते, तो फिर कहीं जाके आप एक बार को सोच में पड़ जाते कि भाई अपने यहां देखें कि क्या चीजें हमारे यहां ऐसी कमी है। पर अब ये आने के बाद मुझे लग रहा है हमें इस रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। सर, ये प्रोपेगेंडा करने की वजह क्या, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की क्या वजह है? देखिए, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की वजह जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेजी में शब्द होता है हार्ट बर्न। भारत 200 साल से ज्यादा भारत पर अंग्रेजों ने राज किया, भारत गुलामी में रहा। तो जो पश्चिमी देश हैं उनके मन में ये इंप्रेशन है कि भारत एक गरीब लोगों का गुलामी वाला मुल्क है, जहां पर गुलामी की जा सकती है। यहां तो गरीबी लोग सड़कों पे पड़े रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, यहां पर लोगों को गांव में 2 वक्त की रोटी नहीं है। इस टाइप का इंप्रेशन, ये लोग भारत की तरक्की नहीं देखते और इनको ये विश्वास नहीं होता कि कैसे 140 करोड़ का देश इतनी तरक्की कर सकता है, जहां पर आबादी बेतहाशा बढ़ती है, वहां के लोगों को खाना भी मिल रहा है, सरकार भी खाना बांट रही है, और लोग वहां पर सड़कों पर प्रोटेस्ट भी नहीं करते हैं कि सरकार के, जो हम देखते हैं बड़े बड़े पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में सरकार के खिलाफ आज लोग, फ्रांस में देखिए सड़कों के में आ जाते हैं, इजराइल में देखिए आप, लोग सड़कों पर आ रहे हैं आज सरकार के खिलाफ। उनको यह हैरानी होती है। इसी बात से मुझे लग रहा है इनके जो दिन थे, इनके दिन लद गए। जिन दिनों में इन्होंने राज करना था वो अब दिन बीत चुके हैं। आने वाला दशक भारत का है, और मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते पूरे जिम्मेवारी से ये बात कह सकता हूं कि आने वाले दशक में आपको भारत और भारतीय दुनिया में सम्मान के पात्र बनते जा रहे हैं, और ज्यादा होंगे। और भारत की तरफ दुनिया देखेगी। भारत का जो परिवार का सिस्टम है, इनको तो ये भी हैरानी होती है कि यहाँ कैसे 5, 7, 10, 12 लोग जॉइंट फैमिली में रह लेते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा 10वीं 11वीं में आता है, उसको अलग घर लेने को कह दिया जाता है ना। इनके यहाँ कोई शादी का इंस्टीट्यूशन है, लिव इन रिलेशनशिप पे पूरा का पूरा पश्चिम चल रहा है। यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर अभी बहुत थोड़ी मात्रा में। तो मुझे लग रहा है इनके यहाँ कल्चरल पॉवर्टी है, इनके यहाँ हेरिटेज की पॉवर्टी है, इनके यहाँ मूल्य नहीं है, संस्कार नहीं है। यही संस्कार, यही मूल्य आज भारतीय अर्थव्यवस्था के काम आ रहे हैं और भारत को एक विकसित देश की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इतना खोखलापन जो हमें अंग्रेज दे गए 200 सालों में, उस खोखलेपन को भरने में समय लगेगा, ये बात सच है। परंतु हम ये कभी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और श्रीलंका का देश हमसे ज्यादा प्रसन्न है। इस आधार पर कभी नहीं कहा जा सकता।